जिस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है म्यूटेशन। और म्यूटेशन के बारे में आपसे अगर कोई पूछे तो आप कह देना कि किसी भी डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस है वो आगे चलकर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस कराने में हेल्प कर रहा है, और अगर वो सीक्वेंस किसी भी कारणवश गड़बड़ा जाए तो जो अननेसेसरली फिनोटिपिक कैरेक्टर एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप होंगे वो म्यूटेशन की वजह से डेवलप होंगे। ये बात मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको समझ उतनी आई होगी जितनी आना चाहिए, इसीलिए एक बार और दोहरा देता हूं खास आपके लिए। म्यूटेशन के बारे में जो परिभाषा आपको याद रखनी है वो मैंने यहाँ लिख कर रखी है। म्यूटेशन इज द चेंज इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। दुनिया जानती है कि जो डीएनए है वो इस तरीके से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो बना होता है शुगर फॉस्फेट के बैकबोन का, यानी शुगर फॉस्फेट का। जिस शुगर से डीएनए बना है वो शुगर है डीऑक्सीराइबोस शुगर। फॉस्फेट इसमें मिला हुआ है। डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट मिलकर बनाते हैं डीएनए का हेलिक्स, के लिए जरूरी बैकबोन। ठीक है, तो अगर किसी ने पूछ लिया कि डीएनए की ये रीढ़ की हड्डी, डीएनए का ये बैकबोन किस चीज का बना है, तो आप कहोगे ये शुगर और फॉस्फेट का बना है। कौन से शुगर का बना है? डीऑक्सीराइबोस शुगर का बना है। राइबोस का फॉर्मूला क्या होता है? C5H10O5 होता है। ठीक है, समझ गए? क्लास 11 के बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन तो इस डीएनए के अंदर आपको देखने मिलता है, इस डीएनए के इस बैकबोन में आपको देखने मिलता है नाइट्रोजन बेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एडिनिन नाम का नाइट्रोजन बेस है तो उसके सामने थाइमिन नाम का नाइट्रोजन बेस आएगा। अगर यहाँ ग्वानिन नाम का नाइट्रोजन बेस है तो यहाँ साइटोसिन नाम का नाइट्रोजन बेस आएगा। ऐसा इत्तेफाक से आपने कहीं सुन लिया होगा जब आपने प्यूरिन और पायरिमिडिन का जिक्र किया होगा। ठीक है, 5 नाइट्रोजन बेस हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, डीएनए के अंदर। किसी ने कहा डीएनए कैसे बना, तो आप कहेंगे डीएनए बना है डीऑक्सीराइबोस शुगर से, फॉस्फेट से और नाइट्रोजन बेसिस से। नाइट्रोजन बेसिस के बारे में अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आपसे कोई नाइट्रोजन बेसिस के बारे में पूछ ले तो आप कहोगे एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये सारी चीजें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ाई जाती हैं। ठीक, एडिनिन जो होता है वो थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करता है और ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करता है। एडिनिन थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर इसमें कोई सिग्मा और पाई पूछ ले तो आप कह दोगे कि ये ऊपर वाला सिग्मा हो गया, नीचे वाला पाई हो गया, इसमें एक सिग्मा हो गया, 2 पाई हो गए। क्लियर? ऐसा कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया तो आप बता दोगे। क्लियर? अच्छा, तो आप बायो में भी केमिस्ट्री घुसा सकते हो और क्लास में स्टाइल बता सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये जो बॉन्ड हैं ये आपस में जोड़े रखते हैं नाइट्रोजन बेसिस को, ताकि इस डबल हेलिकल मॉडल की स्टेबिलिटी बरकरार रहे, बनी रहे। ठीक है, क्लियर होगी बात? ये है आपका डीएनए। अगर मैं आपसे बात करूं कि मैंने डीएनए में इस प्यूरिन को एक पायरिमिडीन के साथ रिप्लेस ना करके दूसरे प्यूरिन के साथ रिप्लेस कर दिया तो मैं इसे ट्रांजिशन टाइप का पॉइंट म्यूटेशन कहूंगा। लेकिन यह जानने से पहले यह तो जान लो कि म्यूटेशन क्या है। म्यूटेशन का अर्थ है डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड मींस ये जो शुगर फॉस्फेट का बैकबोन था,
ये जो शुगर फॉस्फेट का बैकबोन था, इस शुगर फॉस्फेट के बैकबोन से अगर तुम किसी नाइट्रोजन बेस को जोड़ दोगे तो ये कलेक्टिवली कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। आया? ठीक है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बताओ ना, तो आप कहना नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट तीनों के मिश्रण को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। किसी ने पूछा गुलाब जामुन क्या होता है बताओ ना, तो आपने कहा मावा, शक्कर और चाशनी के कॉम्बो पैक को गुलाब जामुन कहते हैं। ठीक उसी तरह जब आप मैदा मावा लेकर आते हो, खोया लेकर आते हो, खोया मतलब मावा, मावा जो आप लेके आए उसको आपने सबसे पहले धीमी आंच पर सुनहरा होने तक तला गोली बनाकर, लेकिन गोली बनाने से पहले शक्कर के साथ तो मिलाओगे ना, तो मावा प्लस शक्कर टुगेदर फॉर्म न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड को जब फॉस्फेट के साथ मिला दोगे तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि डीएनए का जो ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, डीएनए का जो ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, डीएनए का जो ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, इस शुगर फॉस्फेट बैकबोन पर मैंने एक थाइमीन को चिपका दिया। थाइमीन एक नाइट्रोजन बेस है, ये लिखे हुए नाइट्रोजन बेस। तो शुगर फॉस्फेट यानी शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजन बेस टुगेदर फॉर्म न्यूक्लियोटाइड। तो मैं कह सकता हूं कि डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमेरिक चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ना जाने कितने हजारों लाखों करोड़ों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर एक डीएनए बनता है। इस बात को लेकर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? समझ में आ रहा है? अगर ये नाइट्रोजन बेस का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो स्पेसिफिक है, न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम है वो एक क्रमबद्ध तरीके से अरेंज किया गया है, सीक्वेंस में मैनेज किया गया है, ठीक है। और अगर ये सीक्वेंस किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हुआ तो आने वाले ऑफस्प्रिंग में या फिर खुद उस ऑर्गेनिज्म में, खुद होस्ट ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर डेवलप होगा जो नहीं होना चाहिए था। क्लियर? ऐसा कोई कैरेक्टर बच्चों में आना जो माता पिता में नहीं था, यह म्यूटेशन है। ऐसा कोई कैरेक्टर, ऐसी कोई विशेषता, ऐसा कोई फीचर माता पिता में जो नहीं था, अगर वो बच्चे में आ गया, ऑफस्प्रिंग में आ गया, तो ये म्यूटेशन है। माता पिता की 5-5 उंगलियां थी, बच्चा 6 उंगली लेकर पैदा हुआ है, ये म्यूटेशन है, ठीक है। माता पिता की हाइट अच्छी थी, बच्चा एकदम ड्वार्फ पैदा हुआ है, ये म्यूटेशन है, ठीक, समझ गए। माता पिता बेहद इंटेलिजेंट थे, अपने जमाने के टॉपर थे। पापा ने अपने ज़माने में टॉप किया था बीकॉम एमकॉम में, मम्मी ने अपने ज़माने में टॉप किया था होम साइंस में, और बच्चा जो है यहाँ बैठा हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेशन। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो म्यूटेशन समझ में आ गया। तो म्यूटेशन इज ए सडन चेंज विच ऑकर एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के क्रम में किसी भी तरीके का चेंज क्या कराएगा? किसी भी तरीके का चेंज आगे चलकर किसी तरह के ऐसे कैरेक्टर को डेवलप करेगा जो पेरेंट्स में नहीं था, और उसी कंडीशन को म्यूटेशन कहेंगे। तो म्यूटेशन मींस चेंज इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का क्रम अगर गड़बड़ा जाए, सीक्वेंस चेंज हो जाए, एडेनिन यहां था यहां आ जाए, ग्वानिन यहां था यहां चला जाए, ये जो सीक्वेंस की गड़बड़ी है, ये जो क्रम ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में गड़बड़ी आई है, चेंज हुआ है, यही आगे चलकर म्यूटेशन का कारण बनेगा। किसका कारण बनेगा? म्यूटेशन का कारण बनेगा। तो आपसे किसी ने कहा म्यूटेशन क्या होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे हमेशा की तरह, या बता पाओगे? बता पाओगे, ओके ठीक है। एक लाइन की डेफिनेशन है, और इस सीक्वेंस चेंज की वजह से क्या चेंज हो जाएगा? फिनोटाइप में सडन चेंज आ जाएगा। सडन मतलब एकदम से, ठीक है, एकदम से कई चीजें हो जाती हैं, ठीक है। नीट के अलावा सारी चीजें एकदम से हो जाती हैं। नीट में एकदम से कुछ नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है रगड़ कर, ठीक है ना, तब जाके नीट में सिलेक्शन होता है।
अगर नीट में सिलेक्शन आसान होता तो क्या ही बात होती, है ना। खैर, आपसे एग्जामिनर पूछना चाहता है कि आपको पॉइंट म्यूटेशन पता है या नहीं। आपको पता होना चाहिए कि म्यूटेशन के दो टाइप्स हैं, पहला है पॉइंट म्यूटेशन और दूसरा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, नाम याद रहेगा, पॉइंट फ्रेम शिफ्ट, पॉइंट फ्रेम म्यूटेशन। म्यूटेशन दो टाइप, पॉइंट और फ्रेम। ठीक है ना। फ्रेम आप किसी पॉइंट पे लगाते हो ना, आपके बर्थडे पे, यानी आपके बॉर्न डे पर, यानी आपके केक कटिंग डे पर। ठीक है, आपको किसी ने फ्रेम दिया है। बेस्टी लोग मेनली फ्रेम ही देते हैं ताकि उस पर वो दोनों फोटो लगा सके अपना, बेस्टी। ठीक है, तो बेस्टी ने आपको एक फोटो फ्रेम दिया है। ठीक है, फोटो फ्रेम। उस फोटो फ्रेम में जो है आपको अपनी फोटो लगानी है बेस्टी के साथ, है ना। ऐसे खड़े होकर, ऐसे खड़े होकर खिंचवाते हैं फोटो बेस्टी के साथ, सहेलियाँ दो। ठीक है, तो बेस्टी वाला फोटो देना है। तो आपने जो है अब उसके लिए क्या करना है, फ्रेम को कहाँ लगाना है। फ्रेम को कहीं भी आप जहाँ लगाना चाहते हो पहले आप पॉइंट बनाओगे वहाँ पे कि कहाँ लगाना है। ठीक है, जैसे आपको दीवार के एकदम सेंटर में चाहिए, है ना, एकदम सेंटर में चाहिए, तो पहले पॉइंट मार्क करोगे कहाँ पे कील ठोकना है, कि हर कहीं कील ठोक दोगे। पॉइंट मार्क करोगे, तो पहले पॉइंट, फिर पॉइंट पर क्या टांगोगे, फ्रेम। समझ में आ गई। दिस इज म्यूटेशन के टाइप्स। ठीक है, तो म्यूटेशन के दो टाइप्स बोलो, पॉइंट, फ्रेम। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन एक ऐसा म्यूटेशन है जिसमें एक अकेले नाइट्रोजन बेस की शिफ्टिंग की बात होती है, एक अकेले नाइट्रोजन बेस के चेंज होने की बात होती है, एक अकेले नाइट्रोजन बेस के इंटरचेंज होने की बात होती है। इंटरचेंज समझते हो, जैसे आप यहां बैठी हो, आपकी काबिल सहेली आपके पास बैठी है, नई नवेली सहेली। ठीक है ना, है ना। क्या पता कल को वही बेस्टी बन जाए। नहीं, ओके, अपनी बेस्टी निष्ठा है। ठीक, चलो ठीक, समझ गया मैं। तो जो है कल को ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, दिस रिप्रेजेंट्स एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन में एक अकेले नाइट्रोजन बेस की बात होती है, एक अकेले सिंगल नाइट्रोजन बेस की बात होती है कि एक प्यूरीन दूसरे प्यूरीन से अगर इंटरचेंज हो जाए, दिस सिंबल रिप्रेजेंट इंटरचेंज। रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम सुना होगा आपने, उसमें ऐसा बना के देखते हैं सिंबल, तो ये इंटरचेंज को दर्शा रहा है। अगर एक प्यूरीन दूसरे प्यूरीन से इंटरचेंज हो जाए तो वो ट्रांजिशन टाइप का पॉइंट म्यूटेशन है। अगर एक प्यूरीन पायरिमिडीन से इंटरचेंज हो जाए तो ये ट्रांसवर्शन नाम का पॉइंट म्यूटेशन है। क्लियर। इसके अलावा बात यह भी है कि प्यूरीन और पायरिमिडीन क्या होते हैं, तो वो और समझ लो। एडिनिन, गुआनिन, प्यूरीन होता है, साइटोसिन, थाइमिन, यूरैसिल, पायरिमिडीन होता है। प्यूरीन एक कैटेगरी है नाइट्रोजन बेसिस की। ठीक है, प्यूरीन एक कैटेगरी है नाइट्रोजन बेसिस की। प्यूरीन नाम के ग्रुप में एडिनिन, गुआनिन आता है, और पायरिमिडीन नाम के ग्रुप में साइटोसिन, थाइमिन, यूरैसिल आता है। हालांकि यूरैसिल केवल आरएनए में देखने को मिलता है। क्लियर, सुना है ऐसा कभी? ओके, आज देख भी लिया। ठीक, तो आपसे किसी ने कह दिया कि कैसे याद करोगे, आपको तो आज का कल याद नहीं रहता, ये कैसे याद होगा? तो ये ऐसे याद होगा कि प्यूरीन को आप पूरा लिखोगे तो आपको प्यूरीन में पूरी नजर आएगा, और पूरी से हमारे दिमाग में याद आएगा पानी पूरी, जिसके हम शौकीन हैं। पानी पूरी, पानी पतासा, और कुछ की, है ना, और यही बोलना चाह रहा था, गोलगप्पे। ठीक है, गोलगप्पे। तो गोलगप्पे को बोलते हैं पानी पूरी। तो पानी पूरी खाने के लिए जब आप कागज का कटोरा यानी दोना लेकर खड़े होते हो फुल्की वाले के ठेले पर, तो ठेले वाला जो है आपको पानी पूरी देता है। ठीक है, चार लड़कियां ऐसे खड़े होती हैं, चार दोना पकड़ाता है वो हाथ में सबके, और दोना लेके खड़े ऐसे लड़कियां खड़ी हो जाती हैं, और वो अपना हाथ जो है पहले हाथ से हिला देता है वो अपना मटके का पानी,
फिर उसमें आलू भिगोई हुई पुड़ी को डालकर पानी निकालकर आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर आप उसको गप से खा लेते हो। कब आती है कब चली जाती है पता चलता है नहीं। कब 10 रुपये पूरे हो जाते हैं पता नहीं चलता। अपन क्या बोलते हैं, भैया 10 की खिला दो, ठीक है। अब उसने 6 खिलाई, 7 खिलाई, 5 खिलाई, अपन तो खाने मस्त है, अपन को ध्यान ही नहीं था। बस अपन को जितने खिला दी उससे मतलब है, और आखिरी में सूखी वाली देता है उससे मतलब नमक डाल के, ठीक है। तो अब जो है फुल्की वाले ने आपको फुल्की दी, पानी पूरी आई गई, आई गई, आई गई, भैया मीठी वाली दी, आई गई, ठीक है, ठीक है। भैया खट्टी मीठी 10 रुपये हो गए, ठीक है। अच्छा चलो सूखी वाली दे दो, ठीक। तो फिर वो जो खराब फुल्की थी उसकी, उसमें उसने सड़ा हुआ आलू और नमक डाल के आपको दे दिया। फिर आप जाते समय बात करते हुए आ गए, है ना। यही अपनी दिनचर्या है। तो मेरा जो कहने का मतलब है, तो देखो पानी पूरी आई और गई, आई और गई, आई दोने में और गई, तो आई गई पानी पूरी, तो पूरी से प्यूरिन, आई गई एडिनिन ग्वानिन। तो प्यूरिन के अंदर कौन आता है, एडिनिन ग्वानिन आता है। इसके अलावा जितना भी है वो काय में आता है, पायरिमिडीन में, याद रहेगा। आई गई प्यूरिन, आई गई प्यूरिन, आया गया प्यूरिन, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो प्यूरिन समझ में आ गया, पायरिमिडीन समझ में आ गया। अच्छा, अगर एक एडिनिन, अगर एक एडिनिन की जगह, इस एडिनिन की जगह डीएनए में सपोज ग्वानिन आके बैठ जाए, ये एडिनिन हट जाए और ग्वानिन आ जाए, ये एडिनिन अपनी जगह से हट जाए, ये एडिनिन अपनी जगह से हट जाए, रिप्लेस हो जाए, और उसकी जगह क्या आ जाए, ग्वानिन आ जाए। ये एडिनिन अपनी जगह से हट जाए और उसकी जगह कौन आके बैठ जाए, ग्वानिन आके बैठ जाए, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे, क्योंकि यहां आपने एक नाइट्रोजन बेस की बात करी है, पॉइंट बात करिए, पॉइंट वाली बात करिए, तो पॉइंट तो यही है, ये पॉइंट है, समझ। तो व्हेन वन नाइट्रोजन बेस इज रिप्लेस्ड बाय अदर नाइट्रोजन बेस ऑफ द सेम कैटेगरी, इफ वन नाइट्रोजन बेस ऑफ प्यूरिन नेचर is replaced by other nitrogen base of same purine nature, then it will be considered as transition type of point mutation, ठीक है। अगर प्यूरिन का रिप्लेसमेंट प्यूरिन से हुआ हो और पायरिमिडीन का रिप्लेसमेंट पायरिमिडीन से हुआ हो, फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा है थाइमीन, तो थाइमीन की जगह अगर एडिनिन आ गया तो ये ट्रांजिशन पॉइंट म्यूटेशन नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पे थाइमीन की जगह, थाइमीन की जगह यहां पर, थाइमीन की जगह यहां पर क्या आ गया बताओ, साइटोसिन आ गया, तो ये क्या है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक डीएनए में, अगर इस डीएनए में यहां पर थाइमीन था, थाइमीन एक पायरिमिडीन है, साइटोसिन, सॉरी, हाँ साइटोसिन भी एक पायरिमिडीन है, तो थाइमीन की जगह अगर साइटोसिन आ गया तो क्या मैं इसे ट्रांजिशन पॉइंट म्यूटेशन कहूंगा, कहूंगा। तो जब कभी भी आप एक सिंगल नाइट्रोजन बेस के हटने की और उसके बाद एक नई नाइट्रोजन बेस के आने की बात करोगे, इंटरचेंजिंग की बात जब जब होगी एक नाइट्रोजन बेस की दूसरे नाइट्रोजन बेस से, उसे आप पॉइंट म्यूटेशन का दर्जा दोगे। तो नाइट्रोजन बेस डीएनए में दिखाई देगा आपको, इस नाइट्रोजन बेस का यहां से रिमूवल हो गया और एक नया नाइट्रोजन बेस यहां पे आके जुड़ गया, ये पॉइंट म्यूटेशन। अगर पायरिमिडीन नाम के नाइट्रोजन बेस को हटाकर कोई पायरिमिडीन आया तो बोल दिया ट्रांजिशन पॉइंट म्यूटेशन, और अगर पायरिमिडीन को हटाकर कोई प्यूरिन आया तो कह दिया ट्रांसवर्शन पॉइंट म्यूटेशन। ट्रांजिशन में सेम चीज होगी, ट्रांसवर्शन में डिफरेंट चीज होगी। प्यूरिन से प्यूरिन रिप्लेस होगा ट्रांजिशन में, पायरिमिडीन से पायरिमिडीन रिप्लेस होगा ट्रांजिशन में, प्यूरिन से पायरिमिडीन रिप्लेस होगा वर्शन में, वाइस वर्सा। समझ में आ गया कि नहीं आया, क्लियर हो गई बात। यहां से यहां पर एक थाइमीन था, थाइमीन हट गया, एडिनिन आ गया उसकी जगह, क्या है ये, कौन सा,
ट्रांसवर्शन है, बिकॉज थायमिन पायरिमिडीन था, एडेनिन प्यूरिन है, तो पायरिमिडीन से रिप्लेस बाय प्यूरिन, देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स ट्रांसवर्जन टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। क्लियर हो गई बात? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको बताया गया है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की अगर आपसे कोई बात करे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की अगर आपसे कोई बात करे, तो यहां पर आप सिंगल नाइट्रोजन बेस की बात नहीं करोगे, आप यहां बात करोगे एक बड़े न्यूक्लियोटाइड की। ठीक है, एक बड़े न्यूक्लियोटाइड की यहां पर बात होगी, 2, 3, 4 न्यूक्लियोटाइड की यहां पर बात होगी। आपने कभी सुना होगा कोडोन के बारे में? कोडोन, कोडोन 3 नाइट्रोजन बेस जो शुगर फॉस्फेट के बैकबोन पर मौजूद हैं, उनके सीक्वेंस को कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा सीक्वेंस नाइट्रोजन बेसिस का जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पोजेस कर रहा हो, उसे कोडोन कहते हैं। कोडोन 3 नाइट्रोजन बेसिस का एक ग्रुप है। कोडोन 3 नाइट्रोजन बेसिस का एक ग्रुप है। आप ऐसा समझ लो कि डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस स्पेसिफिक है, और उसकी स्पेसिफिसिटी की वजह से ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सप्रेस हो पाती है कैरेक्टर्स के फॉर्म में। ठीक है, अगर आपने डीएनए में केवल एक नाइट्रोजन बेस के साथ छेड़छाड़ करी, एक नाइट्रोजन बेस की जगह आप दूसरा नाइट्रोजन बेस लेकर आ गए, तो ये था पॉइंट म्यूटेशन। आपने नाइट्रोजन बेस का जो सीक्वेंस यहां पर देखा था, नाइट्रोजन बेस का एक अच्छा खासा सीक्वेंस अगर निकल जाए और रीडिंग फ्रेम बिगड़ जाए, उसे कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यहां पे इंटरचेंज नहीं होगा, यहां पे चीजें ही निकल के चली जाएंगी। नाइट्रोजन बेस भी यहां पर निकल सकता है, न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस भी यहां पर निकल सकता है। ठीक है, जब सिंगल नाइट्रोजन बेस की बात करेगा तो आप बोलोगे पॉइंट म्यूटेशन। जब सिंगल नाइट्रोजन बेस निकलने पर दूसरा नाइट्रोजन बेस आने की बात करेगा तो आप बोलोगे पॉइंट म्यूटेशन। लेकिन जब नाइट्रोजन बेस हमेशा के लिए निकल जाए और उसकी जगह कोई नहीं आए, दिस इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्योंकि फ्रेम शिफ्ट, शिफ्ट मतलब जैसे बोलते हैं शिफ्ट हो जाओ बहन, मैं आ गई। ठीक है, जैसे आज आपने अपनी बेस्टी की याद में वहाँ बैग रखा है, आज भी उसको इंतज़ार है कि बेस्टी आएगी तो ये बैग उठा के बैठ जाएगी। ठीक है, जैसे हम ट्रेन में रुमाल रख के सीट रोक देते हैं, ठीक है, अपना लगेज रख के वहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पे हमारा इलाका है, उसी तरह हम यहाँ पर भी रिजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आप जो है यहाँ पे ये रुमाल हैं, आप इसको भी रख सकते हो। ठीक है, बाकी बैग बढ़िया सिस्टम है। ठीक, तो मुझे एक बात बता दो कि फ्रेम शिफ्ट, शिफ्ट मतलब खिसक जाना, शिफ्ट मतलब खिसक जाना, शिफ्ट मतलब वहाँ से अपनी लोकेशन को चेंज कर लेना। तो यहाँ पर फ्रेम शिफ्ट का मतलब क्या हुआ? ये जो रीडिंग फ्रेम है, इस रीडिंग फ्रेम के पास mRNA गुजरेगा, mRNA पर एंटीकोडोन्स मौजूद हैं। वो एंटीकोडोन्स इस डीएनए पर मौजूद कोडोन्स को डिकोड करेंगे, और डिकोड होने के बाद जब mRNA का एंटीकोडोन डीएनए पर मौजूद कोडोन को रीड कर लेगा, तो वहां से सिंथेसिस होगा प्रोटीन का। क्योंकि mRNA पर राइबोसोम भी चिपका हुआ है, ये राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहलाता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। राइबोसोम mRNA के साथ साथ चल रहा है कुछ इस तरह। ये mRNA है, mRNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है, दुनिया जानती है। ये mRNA पर कोडोन्स हैं, 3 नाइट्रोजन बेस के एक ग्रुप को कोडोन बोलते हैं, 3 नाइट्रोजन बेस के एक ग्रुप को कोडोन बोलते हैं। ये है 3 नाइट्रोजन का बेस कोडोन, लेकिन mRNA पर एंटी कोडोन है। क्योंकि mRNA का जो क्लोवर लीफ मॉडल होता है, उसमें एक लूप हमें नजर आती है जिसको हम एंटी कोडोन लूप बोलते हैं, और उस एंटी कोडोन लूप पर एंटी कोडोन्स मौजूद होते हैं। ये एंटी कोडोन्स सिर्फ इतना सा याद रख लो कि ये डीएनए पर मौजूद कोडोन्स को डिकोड करते हैं। जैसे आप मोबाइल में पासवर्ड लगाते हो, कोड डाल देते हो, कोड लगा देते अपने 1 2 3 4,
ऐसी कोड लगते हैं, नहीं तो पता है अपन ने मुश्किल डाल दिया, अपन ही भूल गए। कई बार ऐसा होता है, फिर नीचे आता है फॉरगॉट पासवर्ड, फिर वो पूछता है अपन से, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम योर बेस्टी, तो बेस्टी का नाम लिख देते हैं उसमें, तो आ जाता है उसमें। समझ गए? ठीक है। तो कोडोन डीएनए पर मौजूद नाइट्रोजन बेस का एक सीक्वेंस है जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने की जिम्मेदारी उठाएगा। आया या नहीं आया? कोडोन आ गया। उस कोडोन को डिकोड कौन करेगा? एमआरएनए पर मौजूद एंटीकोडोन। ठीक है, तो कोडोन का अपोजिट एंटीकोडोन, तो डीएनए पर कोडोन है, एमआरएनए पर एंटीकोडोन है, तो एंटीकोडोन विल डिकोड द कोडोन्स प्रेजेंट ऑन डीएनए। क्लियर? तो मेरे ख्याल से अगर एक पूरा का पूरा यहां से कोडोन ही निकल जाए, एक पूरा का पूरा नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस यहां से उखड़कर निकल जाए, तो ये जो शिफ्ट है, ये जो फ्रेम है, ये चेंज होगा कि नहीं होगा? एमआरएनए का जो रीडिंग फ्रेम है वो चेंज होगा कि नहीं होगा? एमआरएनए को अब यहां पर कुछ पढ़ने को मिलेगा? एमआरएनए पर यहां कुछ डिकोड करने के लिए, एमआरएनए को यहां कुछ डिकोड करने के लिए मिलेगा? नहीं मिलेगा। भाई आपने वो जगह ही उखाड़ दी। ठीक है, आपने कहा था कि भाई ये मान लो ये यहां से लेकर यहां तक की दीवार है, हमने बोला भाई एक जैसा पेंट कर दो, पेंटर से बोला ऐसा, है ना। यहाँ की दीवार बारिश में गिर गई धड़ाम से उस साइड, ठीक है, तो वो पेंट जब करेगा यहाँ पे पेंट होगा क्या? हवा में तो पेंट करेगा नहीं, तो यहीं यहीं पेंट हो पाएगा, बस बीच का नहीं हो पाएगा पेंट, वहां पे कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, बात समझ गए? तो मुझे आप इतना बता दो कि जब आपने नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस ही यहाँ से उड़ा दिया, तो यहाँ पे कुछ डिकोड करने के लिए बचेगा? तो इस तरह के म्यूटेशन की वजह से किसी तरीके का बड़ा फिनोटाइपिक चेंज ऑफस्प्रिंग में आएगा कि नहीं आएगा? पॉइंट म्यूटेशन से बड़ा चेंज नजर आएगा या छोटा चेंज नजर आएगा? बड़ा चेंज नजर आएगा। तो दिस इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जो किसी न्यूक्लियोटाइड के ऐड होने से या डिलीट होने से होता है। ये न्यूक्लियोटाइड अगर यहां से निकल जाए तो भी फ्रेम गड़बड़ाएगा, अगर कोई एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड आ जाए तो भी फ्रेम गड़बड़ाएगा, तो भी फ्रेम गड़बड़ाएगा। जैसे मैंने यहां पर, जैसे ये जो है बेंच लगी हुई है अपनी, ठीक है, यहां पे मैंने सीक्वेंस में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 6 3 9 9 9 18 बच्चों को बिठाला है, 18 स्टूडेंट्स को यहाँ पे बिठाला हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ बीच में कोई आके घुस जाए, एक्स्ट्रा ऐड हो जाए, तो वो सीक्वेंस जो मैं देखता था यहाँ से ऐसा सीधा रो में, वो मुझे दिखेगा क्या? तो सीक्वेंस गड़बड़ाया कि नहीं गड़बड़ाया? उससे अगर मैं यहाँ से फोटो लूँ तो बुरा आएगा या अच्छा आएगा? बुरा आएगा, सीक्वेंस नहीं जमेगा। और यहाँ से अगर कोई निकल जाए तो सीक्वेंस गड़बड़ाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा? गड़बड़ाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड का, सिंगल न्यूक्लियोटाइड या एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड का अपने डीएनए से बाहर निकल जाना, ऐड हो जाना या डिलीट हो जाना, इज कॉल्ड म्यूटेशन। विच काइंड ऑफ म्यूटेशन? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इंटरचेंज होगा देन ओनली आप कहोगे पॉइंट म्यूटेशन, अदरवाइज आपको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलना है। एडिशन और डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। ठीक है, रीडिंग फ्रेम ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए का रीडिंग फ्रेम गड़बड़ा जाएगा। एमआरएनए का काम है डीएनए पर मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स को रीड करना। ठीक है, अगर नाइट्रोजन बेस ही ढंग से नहीं है तो वो क्या रीड करेगा? आपका काम है एनसीईआरटी रीड करना, आपकी एनसीईआरटी के पेज ही उखाड़ दिए किसी ने बीच के, तो आप रीड कर पाओगे? आपके दिमाग में जो रीडिंग फ्रेम लगा हुआ है वो एनसीईआरटी को प्रॉपर्ली रीड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। समझ गए? क्लियर होगी बात? तो रीडिंग फ्रेम ऑफ एमआरएनए गेट डिस्टर्ब व्हेन देयर इज एनी काइंड ऑफ एडिशन और डिलीशन ओवर द डीएनए। क्लियर? इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1 और 2 बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आल्सो इंड्यूस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कैसे? एक बेस यहां है ए, सर दुख रहा है,
चाय मंगवा दें। इस तरफ है टी, टी फॉर टाटा टी, टी फॉर थाइमीन, ए फॉर एडिनिन। ठीक है, तो एडिनिन और थाइमीन मिलकर एक नाइट्रोजन बेस ये है। बस 5 मिनट और। एक नाइट्रोजन बेस ये है, एक नाइट्रोजन बेस ये है, दोनों मिलकर क्या फॉर्म करेंगे? 1 बीपी। बीपी मतलब हर जगह बड़े पापा नहीं होता, बेस पेयर। एक बेस पेयर, दूसरा बेस पेयर, तीसरा बेस पेयर। या तो एक नाइट्रोजन बेस हट जाए, या तो एक बेस पेयर ऐड हो जाए या डिलीट हो जाए, या तो एक नाइट्रोजन बेस अकेला ऐड हो जाए डिलीट हो जाए, उससे भी आपका जो रीडिंग फ्रेम है mRNA का वो गड़बड़ाएगा। ठीक है, क्योंकि डीएनए पर नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस गड़बड़ा रहा है, तो उसको जो भी रीड करेगा उसका भी तो कुछ ना कुछ रीडिंग करने का तरीका गड़बड़ाएगा ना। भाई आपकी किताब में सारे टॉपिक ऊपर नीचे कर दिए, सारे टॉपिक इधर उधर कर दिए, सारे टॉपिक आप जो है एकदम म्यूटेशन पढ़ रहे थे, बीच में रिप्रोडक्शन घुसेड़ दिया। ठीक है, बीच में जो है बैरियर मेथड लगा दिए फोटो के साथ, तो दिमाग आपका वापस वहां जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, एकदम से पढ़ रहे थे बैरियर मेथड, उसके बाद इकोलॉजी आ गई, शेर आ गया, फिर कार्निवोर आ गया, तो आपका जो दिमाग का रीडिंग फ्रेम है इस डिस्टरबेंस की वजह से गड़बड़ाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा? गड़बड़ाएगा। तो रीडिंग फ्रेम ऑफ mRNA गेट डिस्टर्ब व्हेन देयर इज एनी काइंड ऑफ एडिशन और डिलीशन ऑफ नाइट्रोजन बेस और न्यूक्लियोटाइड ऑन द डीएनए। समझ में आ गई बात? और अगर पूरा का पूरा एक बेस पेयर समझ में आ गया? बेस का मतलब बेबी को बेस पसंद है, बेस का मतलब नाइट्रोजन बेस, पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा तो जोड़ा ही होता है, चाहे एडिनिन थाइमिन का हो चाहे ग्वानिन साइटोसिन का हो। तो एडिनिन थाइमिन का ये बेस पेयर यहाँ से हट गया तो भी तो कहीं ना कहीं कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो इसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन दोनों ही समझ में आ गए हैं। ट्रांजिशन में सेम, ट्रांसवर्जन में डिफरेंट, ट्रांसवर्जन में डिफरेंट।